हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम लेबर लॉज देख रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम 8 लेबर लॉज को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट है। ठीक है, लास्ट लेबर लॉ है। इसके बाद हमारा लेबर लॉज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 या 5 हमारे रहेंगे इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है, इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें हम पहले कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज हमारे रहते हैं पीवाईक्यू बेस्ड प्लस अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट 9th लो। ठीक है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। अब ये देखो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस को रेगुलेट करेगा ये। ठीक है, नाम से ही बहुत चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं, अब पूछ लेते हैं कि एक्ट कब आया, तो 1996 में आया। इसके अंदर हमारे कितने हैं, 11 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं। और सेक्शन कितने हैं, 64। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर बात करता है, उसमें नॉर्मल क्या चीज़ें दी होती हैं कि कहाँ पे अप्लाई होगा, डेफिनेशन कौन कौन सी कवर्ड है इसमें। चैप्टर 2 किसके बारे में बात करेगा, एडवाइजरी कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई जाएगी उनके बारे में बात करेगा। ठीक है, जो चैप्टर 3, अब इससे क्या है कि आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस एक्ट में एक्चुअल में है क्या। जब आपको पहले ही ओवरव्यू पता चल जाता है ना, तो चीज़ें याद करने में ईजी रहती हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 किस बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। कौन से इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा, कैसे रजिस्टर को रिवोक कर दिया जाएगा, अपील के लिए कहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर नहीं करवा रहे हो तो उसके क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर एज ए बेनिफिशियरी। जो बिल्डिंग वर्कर्स हैं, किस तरीके से उनके लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा, किस तरीके से वो खुद को रजिस्टर कराएंगे, आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, ससेशन ऑफ बेनिफिशियरी कब होगा, जब वो 60 साल के हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर कैसे करवाया जाएगा बेनिफिशियरी, इस तरीके की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेनिफिशियरी के बारे में, वर्कर के बारे में। ठीक है, फिर चैप्टर 5 हमारा बात करता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, वो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या चीज़ें रहेंगी, कब मीटिंग होंगी, वैकेंसी आ जाएंगी तो क्या होगा, फंक्शंस क्या रहेंगे, ग्रांट कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से रहेगी, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, फिर ये उसका बजट, एनुअल रिपोर्ट, उसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर 6। उसमें हम बताएंगे कि कितने घंटे जो वर्कर हैं वो काम करेंगे, वेलफेयर मेजर्स क्या क्या लेने हैं, उनकी सर्विस कंडीशन की, कंडीशन ऑफ सर्विस किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली वही कि कितने घंटे काम करेगा, वेजेस कितनी रहेगी। अब वेजेस उतनी रहेगी, वेजेस की डेफिनेशन क्या है इसमें, जो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो और ये सिमिलर है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्रैच फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ना क्रैच, एक बार जो एपीएफसी का पेपर था ना, उसमें इंग्लिश में पूछ लिया था कि इसका मतलब क्या है, क्रैच का मीनिंग क्या है। तो इसमें आपको कुछ मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे हैं ना, उनको गूगल करो, अच्छे से देखो, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप ही आपको बहुत आगे ले जाएंगे। फिर आता है हमारा 7th चैप्टर। उसमें हम सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स के बारे में बात करेंगे कि एक सेफ्टी कमेटी होगी, सेफ्टी ऑफिसर होगा। ठीक है, ये सब बातें होंगी। फिर आता है हमारा 8th में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, पावर्स क्या रहेंगी इंस्पेक्टर की। फिर आता है हमारा 9th चैप्टर। 9th चैप्टर हमारा बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी एम्प्लॉयर की। ठीक है, पेमेंट और वेजेस के बारे में। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 10th। उसमें हम पेनल्टी, प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कोई भी इस एक्ट को नहीं मान रहा, कोई इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रही है, तो उन पर क्या पेनल्टीज़ होंगी, अगर वर्कर्स के लिए वो सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रही हैं तो क्या पेनल्टीज़ होंगी, वो सब बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर आता है हमारा मिसलेनियस 11th चैप्टर। इसके अंदर जो भी बाकी चीज़ें बच गई हैं वो आ जाएंगी, जैसे पावर टू मेक रूल, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, रिपील एंड सेविंग, वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो घबराना नहीं है, मैं इसको ना बेयर एक्ट से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी आपका छूटे नहीं। जैसे हमने 8 एक्ट पढ़े हैं पहले, अभी उसकी मैं ना कल या परसों में एक कंपाइलेशन वीडियो लेके आऊँगी पूरी कंप्लीट। उस कंपाइलेशन वीडियो में क्या रहेगा, मैं बेयर एक्ट के थ्रू ही सारा कंसेप्ट दोबारा से करवाऊँगी आपको, जिससे क्या है कि आपको ऐसे लेफ्ट आउट फील ना हो, आपको ऐसे लगे नहीं कि कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं। ठीक है,
तो हम उससे कंप्लीट कर लेंगे, दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। और मैं उसको छोटा ही रखने की कोशिश करूँगी कि आपको फटाफट से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूँ। अब इसमें मैं बेयर एक्ट से करा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप पूरा इसको पढ़ने बैठ जाओगे, पूरा पढ़ने नहीं बैठना है। जिस पे मैं मार्क करूँगी सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। मार्क करके बताया जाएगा उसे ही पढ़ना है, बाकी MCQs में सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ तो पड़ते ही आ जाएगा कि इस एक्ट में क्या है, पर आपको रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं। देखो 9 तो हमने इसमें ही पढ़े लेबर लॉ में, ठीक है। उसके बाद हमने 5 पढ़े थे, 5 या 6 पढ़े थे उसमें सोशल सिक्योरिटी में। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ अभी भी बाकी है हमारे, तो अभी बहुत सारे एक्ट हो जाएंगे तो मिक्सअप हो जाती है चीज़ें, इसलिए रिवीजन मस्ट है। रिवाइज जितनी बार करोगे उतना कम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट क्यों आया है, ये रेगुलेट करने आया है कि जो एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ सर्विस है ना, जो वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की सर्विस की कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट उनको बढ़िया मिले, ठीक है। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, वेलफेयर के जो मेजर्स गवर्नमेंट बोल रही है वो मेजर्स लिए जाएँ, ठीक है। अब इस चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि ये पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। पूरे इंडिया में लागू होता है। और कब आया फोर्स में, 1 मार्च 1996 में, ठीक है। अब देखो कहाँ पे अप्लाई होगा ये, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कोई भी कंपनी या मान लो कुछ भी जो एम्प्लॉयर को इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, वो क्या है 12 मंथ के अंदर अगर उस कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले काम कर रहे हैं तो वो इसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। उन पे ये एक्ट लागू होगा। किस पे लागू होगा, जहाँ भी 10 से ज़्यादा वर्कर, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं, 10 और मोर बिल्डिंग वर्कर, ठीक है। 12 महीने में किसी भी दिन 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो इसके अंदर कवर्ड होगी, उस पर ये अप्लाई होगा एक, ठीक है। पता चल गया हमें, पूरे इंडिया पे लागू होगी, 1 मार्च 1996 को आई। और जहाँ भी 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर 12 महीने में, तो वहाँ ये लागू हो जाएगा। उसके बाद इस एक्ट में ना कुछ डेफिनेशन दी होती है, और वो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन होती है हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कितनी ही बार पढ़ चुके हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे सेंटर का काम होगा तो सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट का काम होगा तो स्टेट लॉ बनाएगा। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोल दिया गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा बेनिफिशरी। अब इसमें इतना ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। बेनिफिशरी कौन होगा, जो भी बिल्डिंग वर्कर रजिस्टर होगा इस एक्ट के अंदर तो वो बेनिफिशरी हो जाएगा। जो इसके एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लेगा वो हो जाएगा हमारा बेनिफिशरी, ठीक है। फिर बोर्ड, जो इसके अंदर एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा उसे बोर्ड बोल दिया गया। फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या आएगा, कौन सा काम इंक्लूड होगा, तो उसको डिफाइन करा गया है। तो कुछ भी काम कंस्ट्रक्शन का, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, डिमोलिशन का काम चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे, बिल्डिंग, स्ट्रीट, रोड, रेलवे, इन सब चीज़ों में जहाँ भी काम चल रहा है ना, जैसे आपके आसपास पाइपलाइन बिछ रही है या रोड बन रही है या गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा है, तो उस काम को क्या इसी में माना जाएगा, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में, ठीक है। इसमें ना मेन मेन चीज़ें आप ये ध्यान रखो कि फ्लड कंट्रोल वाले वर्कर्स भी इसमें काउंट होंगे। ऑयल एंड गैस की जो इंस्टॉलेशन वाली पाइपें वगैरह लगती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। इलेक्ट्रिकल लाइन, वायरलेस लाइन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सारे डैम जो बन रहे हैं, कैनाल्स बन रही है, रिजर्वोयर्स बन रहे हैं, तो ये जितने भी काम हो रहे हैं ना वो सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में। एक बार आप पूरा देख लेना इसको। अब देखो इसमें कौन सा वर्क इंक्लूड नहीं होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्क इंक्लूड नहीं होगा, इसमें वो वाला वर्क इंक्लूड नहीं होगा जो फैक्ट्री एक्ट और माइन एक्ट जिस पे अप्लाई हो जाता है वहाँ ये एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उनको फैक्ट्री वाले वर्कर्स बोल देंगे, माइंस वाले वर्कर बोल देंगे, वो वर्कर अलग से कवर्ड होते हैं, पर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वर्क के लिए अलग होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे बिल्डिंग वर्कर्स। बिल्डिंग वर्कर्स में कौन कौन आ जाएगा, जो भी हमारा स्किल है, सेमी स्किल वाले इंसान है, अनस्किल इंसान है, मैनुअल वर्क कर रहा है, सुपरवाइजरी रोल कर रहा है, कोई टेक्निकल रोल है जिसका, क्लरिकल रोल है, वो सब क्या कहलाए जाएंगे, बिल्डिंग वर्कर्स। पर कौन से बिल्डिंग वर्कर नहीं कहलाए जाएंगे, ये देख लो, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कर रहा है, ठीक है। कोई भी इंसान है जो 1600 ज़्यादा कमा रहा है। अब देखो आज 1600 की वैल्यू कम है, पर 1996 में तो 1600 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ठीक है।
तब ये क्राइटेरिया था। अब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपने अलग अलग क्राइटेरियाज रख दिए हैं, बट ऑफिशियल एक्ट में यही मेंशन है कि जो भी 1600 से ज़्यादा कमाता है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा एक चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करा जाएगा, वो हम देखेंगे। फिर एक आता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम देता है आपको, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोल देंगे। फिर एक आता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर वो होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहा है। ठीक है, मतलब मालिक। अब मालिक कैसा हो सकता है? मालिक ओनर भी हो सकता है, बिल्डर हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को भी हम मालिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट करवा रहा है, जो वर्कर्स को काम दे रहा है, उसको बोल देंगे हम एम्प्लॉयर। ठीक है, जैसे कोई कंपनी क्या है, कोई मॉल बनवा रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वही है जो काम देगा, सिंपल सी बात है। अभी हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट है या कोई फर्म है या कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो क्या है कि कोई मॉल बनवा रहा है या गवर्नमेंट कुछ कैनल्स वगैरह या कुछ और चीज़ें बनवा रही है, तो उसे क्या बोल देंगे? इस्टेब्लिशमेंट। पर इस्टेब्लिशमेंट में क्या चीज़ काउंट नहीं होगी कि अगर आप पर्सनल चीज़, अपना पर्सनल हाउस बनाने के लिए वर्कर्स को हायर कर रहे हो, तो वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानी जाएगी। और इसमें एक अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बीइंग मोर देन ₹10 लाख। रेजिडेंस होम पहले 10 लाख से कम में बन जाते थे, आजकल नहीं बनते हैं, तो आज के हिसाब से नहीं जाना है। इस डेटा को याद रखना, 10 लाख को। ठीक है, पहले रेजिडेंस बनाने की कॉस्ट 10 लाख से कम ही जाती थी, इसलिए इसको काउंट नहीं करा जाता था। इतना याद रखना है बस। फंड क्या होगा? इन बेनिफिशरीज के लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा, उसे फ़ंड बोल दिया गया है। नोटिफाई, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वेजेस का ध्यान रखो। अब वेजेस में क्या होगा, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन इस एक्ट में है। ठीक है, पूछ लेंगे क्वेश्चन कि वेजेस इसमें क्या होगी, तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस है, वही इसमें वेजेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसके अंदर 2 एडवाइजरी कमेटी है और एक एक्सपर्ट कमेटी है। अब एक्सपर्ट कमेटी पे 2023 का जो APFC का क्वेश्चन था ना, उसमें एक्सपर्ट कमेटी पूछी गई थी कि एक्सपर्ट कमेटी कौन से एक्ट के अंदर आती है, तो उसका आंसर था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में आती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, इसका क्या काम है? ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से मैटर पे, जो इसका एक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके रिगार्डिंग एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आता है चेयरमैन। चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसमें आते हैं 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 2 लोकसभा के मेंबर होते हैं और एक होता है हमारा राज्यसभा का मेंबर। ठीक है, फिर एक आता है इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है इसका। फिर इसमें होते हैं 9 से लेकर 13 तक मेंबर। 9 से ज़्यादा होने चाहिए, 9 से कम मेंबर नहीं हो सकते, और 13 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो 9 से 13 के बीच में इसमें मेंबर रहते हैं, और उनको नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन रहेगा? एम्प्लॉयर्स, बिल्डिंग वर्कर्स, एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स एंड अदर। फिर इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है? जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन या तो एम्प्लॉयर के बराबर होगा, जो वर्कर हैं वो कंपनी के मालिक के बराबर होंगे या तो, या फिर ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें वर्कर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो वर्कर्स ज़्यादा होंगे। फिर एक चीज़ इसमें याद रखना कि अगर कोई भी, जैसे हमने अभी देखा 3 MP, तो अब ये 3 MP इसके मेंबर बनेंगे, तो क्या ये अपने MP के पद से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अगर कोई मेंबर बनता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा MP के पद से, इतना याद रखना है। फिर आती है हमारी स्टेट एडवाइजरी कमेटी। ये होती है स्टेट लेवल पे, तो इसको कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या करेगी? एडवाइस देगी स्टेट गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे इस एक्ट के। ठीक है, फिर इसकी भी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर के 2 मेंबर्स होंगे। ठीक है, कितने मेंबर होंगे? 2 मेंबर।
फिर एक नॉमिनी होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, फिर एक चीफ इंस्पेक्टर होगा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें होते हैं 7 से लेके 11 के बीच में मेंबर। 7 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं पर 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। 6 मेंबर नहीं हो सकते, 7 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 7 से ज़्यादा और 11 से कम, ये क्राइटेरिया है। सेम इसी में एम्प्लॉयर, बिल्डिंग वर्कर्स, एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह रहेंगे इसमें। इसमें भी सेम कंडीशन होगी, वर्कर यहाँ तो इक्वल हो सकते हैं एम्प्लॉयर के, यहाँ ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये जो एडवाइस देंगे ना वो बाइंडिंग नहीं होती है। एग्जाम में पूछ ले कि ये एडवाइस बाइंडिंग होती है क्या, तो नहीं, एडवाइजरी है तो एडवाइस देंगी। फिर हम बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन था कि एक्सपर्ट कमेटी कौन से एक्ट के अंदर आती है, तो हमारा बिल्डिंग एंड वर्कर एक्ट के अंदर आती है। तो इसमें ये याद रखना है, एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट कौन करता है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। एक्सपर्ट कमेटी का मतलब क्या हुआ कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं हम उनको लाएंगे कि वो हमारे लिए लॉ बनाएं, ठीक है। तो जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर स्टेट को ज़रूरत पड़ रही है एक्सपर्ट की तो वो अपना एक्सपर्ट कमेटी बना लेगी, सेंटर को ज़रूरत पड़ रही है तो सेंटर अपनी एक्सपर्ट कमेटी बना लेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपर्ट कमेटी कौन बनाता है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इसका क्या काम है, ये एडवाइस देगी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से रूल और बनाए जा सकते हैं। फिर इसकी कॉम्पोजिशन देखो, इसके अंदर है ना जो स्किल वाले पर्सन है ना वो होते हैं, जिसके अंदर स्पेशल स्किल्स होती हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं इसमें, जैसे इंजीनियर हो गया, सेफ्टी एक्सपर्ट हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गए, मेडिकल ऑफिसर्स हो गया, लेबर स्पेशलिस्ट हो गए। तो ये स्पेशलिस्ट जो होंगे ना वो इस बॉडी में मेंबर बनेंगे। अब दूसरी बात, जो ये एक्सपर्ट होंगे ना, अब इनको क्या मिलेगा, इनको पेड फीस मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगी, जैसे जैसे जितनी भी ये मीटिंग करेंगे ना पर मीटिंग के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। पर एक्सेप्शन क्या है, अगर इस एक्सपर्ट कमेटी का कोई भी एमपी या एमएलए मेंबर बनता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, या कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं वो इस कमेटी के मेंबर बनते हैं तो उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें गवर्नमेंट पे कर रही है, वो इसी काम के लिए अलॉट करे गए हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। अब देखो ये चैप्टर 3 है जिसमें किसकी बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की। इसका सेक्शन 6 क्या बात करता है कि एक रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आ गई। फिर 7 सेक्शन हमारा बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से रजिस्टर होगी, जब आप 60 डेज तक, ये एक्ट लागू हुआ है उसके विदिन 60 डेज में आप रजिस्टर करा लो, या आपकी कंपनी एलिजिबल हो गई इस एक्ट के लिए तो उसके विदिन 60 डेज में करवा लो, ठीक है। कुछ चेंजेस कराना है तो विदिन 30 डेज आप चेंजेस करा सकते हो, ठीक है। फिर आता है रिवोक। रिवोक किस किस केस में हो जाएगा, तो वो बहुत सारे केस होते हैं कि फ्रॉड का केस हो गया, या मिस इंटरप्रिटेशन हो गई, या इनइफेक्टिवनेस हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना। अब देखो रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। अगर आप इस एक्ट को फुलफिल कर पा रहे हैं कंडीशन, तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, आपकी फर्म को अपने आप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, ठीक है। 60 डेज रूल वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपकी फर्म इस एक्ट के लिए एलिजिबल है तो वो विदिन 60 डेज आप करवा लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लीगल लाइसेंस टू एम्प्लॉय बिल्डिंग वर्कर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक लीगल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई आप बिल्डिंग वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर को आप हायर कर सकते हैं। चेंज के लिए 30 डेज, ठीक है। 9th केस में, अपील केस में कर सकते हो आप, विदिन 30 डेज में आप, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गई है तो आप जाके अपना क्या करा सकते हो, विदिन 30 डेज अपील कर सकते हो। नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे, भाई पेनल्टी वगैरह लगेगी आप पे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा क्या बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर एज ए बेनिफिशियरी। जो अभी हमने देखा था वो हम एम्प्लॉयर के परस्पेक्टिव से देख रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर के परस्पेक्टिव से देख रहे थे, एक फर्म के हिसाब से देख रहे थे हम, ठीक है। अब इस 4th में हमारा क्या बात करता है कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगी अगर वो रजिस्टर कराते हैं। अब इसमें ना दोनों चीज़ है, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, वो भी रजिस्टर कराएगा अपने आप को,
और जो वर्कर है वो भी अपने आप को एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर या बिल्डिंग वर्कर रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर एज ए बेनिफिशियरी। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे हमारे? सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि मिनिमम 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम कितने तक जा सकता है? 60 ईयर तक। ठीक है, 18 से 60 साल के बीच में रहना चाहिए बेनिफिशियरी। ठीक है, 90 दिन तक काम करा हुआ होना चाहिए, एक साल में, 1 ईयर में 90 दिन तक काम करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और जो फीस होगी ना, डॉक्यूमेंट एंड फीस क्या है? 50 रुपये से कम होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते तुम। अप्रूवल और रिजेक्शन का क्या केस रहेगा कि आपने एक रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फॉर्म दे दिया रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। ठीक है, वहाँ आपने अपना फॉर्म जमा कराया। अब वो क्या है, या तो आपका पास हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट के केस में ये नहीं है कि रिजेक्ट हो गया तो अभी कुछ नहीं कर सकते आप। रिजेक्शन के केस में भी आपको एक चांस मिलेगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि फॉर्म किस लिए गलत हो गया, या ये इन्फॉर्मेशन आपने क्यों भर दी, या क्या दिक्कत है, वो सब आपसे पूछा जाएगा। एक चांस मिलेगा आपको। ठीक है, बिना सुने तुम्हारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। तो अपील कहाँ होगी? अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो अपील कहाँ कर सकते हो आप? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड है ना उसके सेक्रेटरी के पास आप जा सकते हो। एनी ऑफिसर स्पेसिफाइड द बोर्ड, अब बोर्ड ने क्या बोला कि ये वाला ऑफिसर मैं अपॉइंट करता हूँ तुम्हारी हियरिंग के लिए, तो तुम उसको सुनाओ ये चीज़। ठीक है, और अपील वही 30 डेज में, जब तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है उसके विदिन 30 डेज में तुम अपील कर सकते हो। अपील में जो फाइनल डिसीजन आएगा ना कि कैंसिल करो या इसके रजिस्ट्रेशन को वैलिड कर दो, वही फाइनल होगा। ठीक है, अब एक होता है मेंटेनेंस ऑन रजिस्टर्स। जो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड है ना, वो उसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास सारे जितने भी रजिस्टर बेनिफिशरीज हैं उनकी डिटेल होगी। फिर आता है हमारा सेक्शन 13 जो कि बात करता है आइडेंटिटी कार्ड की। तो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो, जब एक वर्कर अपने आप को रजिस्टर कराता है इस एक्ट के अंदर, तो उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। ये आईडी कार्ड क्या प्रूव करता है कि ये इस एक्ट के अंदर ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये एक कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वर्कर है। उसके अंदर उसकी फोटोग्राफ होगी, उसका रिकॉर्ड होगा, डिटेल्स होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 ससेशन एज ए बेनिफिशियरी। कौन सा बेनिफिशियरी है जो सीज हो जाएगा, जो अब इस एक्ट का बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, वो कौन सा वर्कर है? ठीक है, वो पूछेंगे। एक होता है हमारा ऑटोमेटिक ससेशन। ऑटोमेटिक सीज कैसे हो जाएगा कि जब वो 60 साल से ज़्यादा का हो गया, ठीक है, या 60 साल की उम्र अटेन कर ली है, क्योंकि 18 से 60 के बीच वाला इसमें आ सकता है ना। जो 60 साल का हो गया है अब वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो सीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? आप प्रीवियस 90 डेज मतलब 3 महीने हो गए हैं आपको, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क या बिल्डिंग वर्क नहीं कर रहे हो, तो उस केस में ये आपको सीज कर दिया जाएगा। एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं? अभी एक्सेप्शनल केस ये होता है कि मान लो कि 90 डेज आप नहीं आए हो। ठीक है, 90 डेज आप नहीं आए हो, काम नहीं करा है, 3 महीने तक आपने कोई काम नहीं करा है। पर वो काम क्यों नहीं करा है? क्योंकि आपको इंजरी हो गई है। ठीक है, या आपका एक्सीडेंट हो गया है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो वो वाला पीरियड्स काउंट नहीं होगा। समझ में आया? पहले ही क्या बोला कि 90 दिन आपने कॉन्टिन्यूस काम नहीं करा है तो आप सीज हो जाओगे एक साल में। पर अगर आपको पर्सनल इंजरी है या एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तब ये 90 डेज काउंट नहीं होंगे। उसके बाद ये 90 डेज आप रेस्ट ले रहे हो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूड बेनिफिट आफ्टर 60 ईयर। 60 ईयर के बाद कौन से बेनिफिट मिलेंगे? अगर कोई इंसान मान लो 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र के इमीडिएट 3 साल पहले 57 की एज से अपने आप को इस एक्ट के अंदर बेनिफिशियरी बनाता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस 3 साल तक बेनिफिशियरी रहता है, उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अदर बेनिफिशरीज को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें 3 ईयर वाला पीरियड कौन सा इंक्लूड होगा? एनी टाइम द वर्कर वॉज ए बेनिफिशरी विद अनदर स्टेट बोर्ड बिफोर हिज करंट रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, वो वाला टाइम पीरियड भी इंक्लूड कर लेंगे कि मान लो कि पहले वो हरियाणा स्टेट के साथ काम कर रहा था और अभी सेंटर के साथ काम कर रहा है, तो वो वाला पीरियड भी उसका इंक्लूड करवा लिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशरी। अब बेनिफिशरी का एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
किसको? एम्प्लॉयर को। जो कंपनी का मालिक है उसे एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि ये वाले वर्कर्स रजिस्टर्ड वर्कर हैं, क्या सैलरी है इनकी, जो भी सारी कंडीशन है वो उस रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? जो कंपनी का मालिक होगा उसकी। किस तरीके से बनाएंगे? जो एक्ट में प्रिस्क्राइब करा गई है चीज़ें उसी तरीके से ये रजिस्टर मेंटेन करा रख जाएगा। तो ये रजिस्टर है ना, इंस्पेक्ट कभी भी हो सकता है बिना प्रायर नोटिस के। क्या होता है? ये सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, इन लोगों के बिना परमिशन के भी जाके कोई भी इंस्पेक्टर ये रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई नो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा एक्ट, पर यार क्या करूँ, ये बहुत बड़ा एक्ट है, 64 सेक्शन है इसमें, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर। बिल्डिंग वर्कर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? ठीक है, तो इस फंड के अंदर क्या होता है, जो फंड होता है ना, इस फंड के अंदर कुछ मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं। कौन? बिल्डिंग वर्कर। ठीक है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ गवर्नमेंट करेगी और बाद में उन्हें पेंशन की फॉर्म में या इस तरीके से पैसा दे देगी। तो कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? एवरी रजिस्टर्ड बिल्डिंग वर्कर टिल अटेन्स 60 साल। 18 से लेकर 60 साल के बीच में वो हर मंथ अपना कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता रहेगा। वो अमाउंट बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन हर स्टेट अपना अपना अलग से डिसाइड करती है। ठीक है, मान लो किसी ने बोल दिया कि महीने के 10 रुपये जमा करने हैं वर्कर को, किसी ने बोल दिया 50 रुपये जमा करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोला है मैंने। तो इस तरीके से हर स्टेट अपना अलग अलग तरीके से रेट को डिटरमाइन करती है और डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर्स के लिए डिफरेंट रेट हो सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन को वेव भी कर सकते हैं। अगर जो बोर्ड है ना उसको लगे कि भाई ये इंसान पेमेंट नहीं कर पाएगा, ये 10 रुपये भी महीने के कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो उसको वेव ऑफ कर देंगे, मतलब उसको माफ़ कर देंगे 3 महीने एट ए टाइम। जो 3 महीने का उसका कंट्रीब्यूशन मतलब 30 रुपये माफ़ कर देंगे। अगर बोर्ड को लग रहा है कि इस वर्कर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये 10 रुपये भी महीने के कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो 3 महीने एट ए टाइम उसको वेव कर दिया जाएगा, 30 रुपये उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर एक होता है डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। अब कोई वर्कर है वो अपने एम्प्लॉयर को ही बोल दे कि भाई तू मुझे जो सैलरी दे रहा है ना, उस सैलरी में से कुछ पैसा काट ले मेरा और सीधा उस फंड में डिपॉजिट कर दे, तो वो ऐसा भी करा सकता है। फिर क्या है, एम्प्लॉयर को जब पैसा डिडक्ट कर लिया उसने, उसके विदिन 15 डेज में, 15 दिन में वो पैसे बोर्ड में जमा करा देने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या रहेगा? तो उस केस में ये रहेगा कि अगर वो अपना पैसा जमा नहीं कर पा रहा है मंथली का, तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सस्पेंड कर दिया जाएगा मतलब कैंसिल नहीं है। ठीक है, कैंसिल नहीं है, सस्पेंड हो गया है, तो वो कुछ टाइम बाद अपना फिर से रिन्यू करवा सकता है वर्कर। ठीक है, सस्पेंड समझ लेना, कैंसिल और सस्पेंड में डिफरेंस होता है। सस्पेंड होता है कुछ टाइम के लिए रोक देना बेनिफिट को, और कैंसिल होता है पूरा ऑल ओवर कैंसिल हो जाना। ठीक है, फिर इसमें क्या रहेगा, कब सस्पेंड हो सकता है? जब 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली जो वर्कर है वो अपनी पेमेंट जमा नहीं करा रहा है, तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिलीफ प्रोविजन क्या रहेगा? अब सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को लगे कि ये वर्कर क्या जेन्युइन रीज़न है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो बीमार चल रहा था या किसी और वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया है। ठीक है, वर्कर अगर सेटिस्फाई कर दे सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को, अपनी कंडीशन बता दी कि मैं इस वजह से पेमेंट नहीं कर पाया और मैं अभी पेमेंट कर दूंगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा फिर से। सिंपल बात समझ में आ गई कि अगर नॉन पेमेंट नहीं करेगा, मतलब वर्कर अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। कैंसिल नहीं होगा, उसके पास टाइम है, वो अपना फिर से बात करके सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड से अपना कंट्रीब्यूशन दे के जो पुराना बकाया रह गया उसको फिर से रिन्यू कर सकता है, फिर से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या बात करता है हमारा, कि एक स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनेगा। तो अब हम देखते हैं स्टेट वेलफेयर बोर्ड है क्या। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना एक क्या बनाएगी, स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। जैसे हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड बन जाएगा, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक बोर्ड कौन
हर स्टेट अपने स्टेट में बनाएगी। लीगल स्टेटस क्या रहेगा उस बोर्ड का? वो एक तरीके की कॉरपोरेट बॉडी होगी। कॉम्पोजिशन उसकी याद रखो, इम्पोर्टेंट है। इसका एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। दोबारा देखो, कॉम्पोजिशन याद रखनी है। स्टेट वेलफेयर बोर्ड में क्या होगा? एक तो चेयरमैन रहेगा, ठीक है। एक मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करेगी। अदर मेंबर 15 से कम अपॉइंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 15 तक जा सकते हो। रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी? इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जितना अपॉइंट करेगी, एम्प्लॉयर कितने होंगे या बिल्डिंग वर्कर कितने होंगे, इक्वल होंगे वो सारे, ठीक है। और इसके अंदर एक याद रखना, एक वुमेन का होना कंपलसरी है। एक वुमेन का होना कंपलसरी है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? जो स्टेट वेलफेयर बोर्ड बना है ना, उसका एक सेक्रेटरी होगा। वो सेक्रेटरी हमारा क्या होगा? CEO कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है? मीटिंग किस तरीके से होगी बोर्ड की। तो मीटिंग जिस टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे मीटिंग करवानी है, इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी। मेजॉरिटी जिस साइड वोट कर देंगे वही डिसीजन माना जाएगा। अगर टाई हो जाता है तो उस केस में चेयरपर्सन जिस तरफ वोट कर देगा वही चीज़ को फॉलो कर लिया जाएगा। समझ में आया? बोर्ड की मीटिंग वगैरह, टाइमिंग वगैरह सब वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे अपना। अब इसमें एक डिसीजन मेकिंग याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जिस बात को सपोर्ट करेंगे ना वही बात मानी जाएगी। अब दोनों ने बोल दिया, इसने भी 5 जनों ने बोल दिया, इसमें 5 जनों ने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं होगी, इसने बोल दिया होगी, तो उस केस में चेयरपर्सन बोलेगा हाँ होगी तो होगी। समझ गए? अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 की, वैकेंसी इज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। इसमें क्या होता है? मान लो कि जो बोर्ड बना है उसके अंदर कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जो एक्ट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड आर नॉट इनवैलिड, वैकेंसी के कारण जो प्रोसीडिंग हुई है, जो एक्ट बना है, जो चीज़ हुई है, वो इनवैलिड नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। उसके 3 केस होते हैं, एक तो वैकेंसी के केस में, दूसरा डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर, या फिर इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग, मीटिंग सही से नहीं हो रही है या जो भी चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से जो प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड नहीं कहलाई जाएगी, प्रोसीडिंग तो वैलिड ही मानी जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 22, फंक्शन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड के क्या फंक्शन होते हैं? इमीडिएट असिस्टेंस देना, पेंशन देना 60 साल के बाद, लोन या एडवांस देना फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। किसको किसको बेनिफिट दिए जाएंगे? ये वर्कर्स को। एक्सीडेंट के केस में इमीडिएट असिस्टेंस दे दी जाएगी, 60 साल एज हो गई है पेंशन दे देंगे, एडवांस में कुछ लोन या चाहिए वो दे देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों की एजुकेशन के लिए देंगे, मेडिकल एक्सपेंस जो हैं उनके लिए भी देंगे, मैटरनिटी बेनिफिट देंगे फीमेल को, और कुछ अदर वेलफेयर होंगे जो कि प्रिस्क्राइब करेगी स्टेट, ठीक है। और क्या काम करेगा बोर्ड? ग्रांट ऑफ लोन और सब्सिडी टू लोकल अथॉरिटी फॉर अप्रूव्ड वेलफेयर स्कीम। जो अप्रूव्ड वेलफेयर स्कीम है उनके लिए ग्रांट या लोन या सब्सिडी भी दे देगी, ठीक है। ग्रांट इन एड दे देगी लोकल अथॉरिटी को, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सेक्शन 23 की, ग्रांट एंड लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लोन या ग्रांट किसे देगी? स्टेट वेलफेयर बोर्ड को, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 24, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड। एक हमने पढ़ा स्टेट वेलफेयर बोर्ड, अब आएगा हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड, ठीक है। इस फंड में कौन कौन होंगे, क्या क्या होगा, ये देख लेते हैं। ईच बोर्ड सेल कॉन्स्टिट्यूट ए वेलफेयर फंड। जो भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड हो गई, जितनी भी स्टेट है, जैसे हरियाणा बोर्ड या पंजाब बोर्ड, वो अपना क्या बनाएंगे? एक वेलफेयर फंड बनाएंगे, ठीक है। उसमें पैसा कौन देगा? कुछ पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट या लोन के फॉर्म में, ठीक है। कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा बेनिफिशियरी, जो वर्कर्स है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में, ठीक है। कुछ पैसा कहाँ से आएगा? अदर रिसोर्सेज से, जो कि अप्रूव कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड सोर्सेज हैं, वहाँ से जो पैसा आएगा वो भी इस फंड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है? अब ये फंड का पैसा कहाँ कहाँ लग सकता है? एक तो एक्सपेंस, जो बोर्ड का जो एक्सपेंस है डे टू डे, उसमें जो एक्सपेंस होगा उसमें कट जाएगा।
सैलरी अलावेंसेज जो मेंबर्स को दी होती है वो भी इस फंड से पैसा निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथोराइज एक्सपेंस का पैसा निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा ना वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5% से कम रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25। उसमें क्या दिया होता है, बजट। ईच ईयर जो बोर्ड है ना वो अपना एक बजट प्रिपेयर करेगी, कितना पैसा है, कितना लग सकता है, किस तरीके से उनके प्लान्स रहेंगे आगे, ठीक है। और फिर वो अपना बजट बना के किसे फॉरवर्ड कर देगी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 26, एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट कहाँ जाएगी, जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना कि कितना इन्होंने खर्च करा, किस तरीके से इनका रहा, क्या आउटपुट थी, वो सब एक एनुअल रिपोर्ट को में सबमिट कहाँ करे जाएंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक कॉपी भेज दी जाएगी। फिर आता है ऑडिट एंड अकाउंट, जो ये रिपोर्ट इन्होंने भेजी है उसकी ऑडिटिंग कौन करेगा, तो ऑडिटिंग हर एक बड़े काम की कैग करता है। कैग का मुझे आप आर्टिकल बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मेंशन है कैग के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28। इसमें क्या है, फिक्सिंग आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज। इसमें नॉर्मल वर्किंग डेज में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कितने घंटे काम करेगा और उसमें रेस्ट इंटरवल भी इंक्लूड होगा, ठीक है। कुछ एक वीक में एक छुट्टी भी देनी पड़ेगी, पेड लीव, ठीक है। और अगर पेड लीव मतलब छुट्टी वाले दिन अगर आप काम करा रहे हो तो उसकी उस दिन की सैलरी डबल देनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 30। ये सेम वही चीज़ दी हुई है सेक्शन 29 में। सेक्शन 30 क्या बात करता है, एक रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर एक डाटा बना के रखेगा कि ये वर्कर है, इतने घंटे काम करा है, इतने घंटे छुट्टी ली है, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अपना एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखना ज़रूरी है उसके लिए। सेक्शन 31 क्या बात करता है, कुछ पर्सन जो है ना इस काम के लिए एम्प्लॉयड नहीं किए जा सकते। कौन कौन से पर्सन, जो डेफ है, ठीक है, जिनको विजन मतलब विजन की क्लैरिटी नहीं, जिनकी आंखें थोड़ी ख़राब है, जिनमें गिडीनेस की टेंडेंसी है, मतलब जिनको चक्कर चुक्कर आ जाते हैं, वो वाले लोग, उनको एम्प्लॉयर जॉब पे नहीं रखेगा। फिर सेक्शन 32 बात करता है ड्रिंकिंग वाटर की। अब जो पानी उन्हें मिलेगा ना उस पर लिखा होना चाहिए कि ये पीने का पानी है, ये हाथ धोने का पानी है, ठीक है। इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हरियाणा में आपने लिख दिया यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर उनको समझ में आ रहा है, बेचारे पढ़े लिखे होते तो अलग काम कर लेते ना, कंस्ट्रक्शन का काम क्यों करते। तो वहाँ हिंदी में लिखो पीने का पानी, ठीक है। और वो ना जो भी पानी पीने की जगह है वो 6 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए वॉशिंग प्लेस से। हम बात करते हैं सेक्शन 33। इसमें क्या बात करता है, लेट्रिन एंड यूरिनल दोनों अलग अलग बनाओ। अगर जहाँ भी 50 से ज़्यादा वर्कर्स किसी जगह काम कर रहे हैं ना तो वहाँ लेट्रिन और यूरिनल दोनों सेपरेट सेपरेट बनाओ। अगर 50 से कम है तो एक साथ बना सकते हो, ठीक है। एसेसिबल होना चाहिए हर टाइम, किसी भी टाइम जा सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 34, उसमें अकोमोडेशन की बात करिए। अब जो बेचारे वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, उनके लिए एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेशन होती है कि वो टेम्परेरी लिविंग अकोमोडेशन दे उन्हें वर्किंग साइट के पास ही। तभी तो आपने देखा है जो बिल्डिंग वगैरह बनती है तो इसी में तो रहने लग जाते हैं वर्कर्स। उनके लिए सेपरेट कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, जो टेम्परेरी इनके लिए घर बनाए थे उनको हटा सकता है। और अगर हमने ये लैंड जो था लोकल अथॉरिटी से लिया है तो उसे जिस कंडीशन में हमने लिया था उसी कंडीशन में वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 35, क्रैच फैसिलिटी। अब क्रैच फैसिलिटी क्या है, जहाँ भी 50 फीमेल वर्कर्स 50 या 50 से ज़्यादा फीमेल वर्कर काम कर रही है वहाँ एक क्रैच फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। क्रैच एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो फीमेल होती है अपने छोटे बेबी को रख सकती है और बीच में 1-2 विजिट भी अलाउड होती है उन्हें। चिल्ड्रन कवर्ड बिलो 6 ईयर, 6 साल से छोटा बच्चा इसमें आके आराम से अपना रह सकता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास ही होना चाहिए। अब हमें इसमें याद रखना है जो क्रैच फैसिलिटी है उसमें फ़ीमेल कितनी होगी। अगर फीमेल 50 या 50 से ज़्यादा है तब हमें एक क्रैच फैसिलिटी वहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर को फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कुछ भी छोटी मोटी चोट आ जाए उसके लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 37, उसमें एक कैंटीन के बारे में बात करी गई है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बाय रूल बताएगी एम्प्लॉयर को
कि अगर जहाँ भी 250 से ज़्यादा या 250 वर्कर्स काम करते हैं वहाँ एक कैंटीन होनी ज़रूरी है। ठीक है, याद रखना। 50 से ज़्यादा फीमेल होगी वहाँ क्रैच फैसिलिटी होगी, 250 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे वहाँ में एक कैंटीन भी देनी पड़ेगी। फिर आता है सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी कमेटी। देखो जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था उसमें क्या था, 1000 या 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होंगे तब एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा। बट इस केस में क्या है, जहाँ भी 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, अब सेफ्टी कमेटी में मेंबर इक्वल होंगे एम्प्लॉयर और वर्कर के ज़्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे देखो नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेशन कांट बी लेस देन द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या है कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो एम्प्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर कब नोटिस देगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कॉज ऑफ डेथ बताएगा, इंजरी कैसे हुई वो बताएगा। ठीक है, इस तरीके से नोटिस किस टाइम में देना है वो रूल में लिखा होता है उसी हिसाब से। अब देखो इंक्वायरी क्या है, जैसे ही एम्प्लॉयर नोटिस भेज देगा कि हमारे यहाँ इन वर्कर्स की डेथ होगी, ये रीज़न था, ये था, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ठीक है, पर अगर 5 या 5 से ज़्यादा वर्कर की डेथ हो गई है तो विद इन ए मंथ इंक्वायरी बैठ जानी चाहिए। जैसे ही एम्प्लॉयर ने नोटिस दिया उसके विद इन मंथ में इंक्वायरी कमेटी बैठ जाएगी। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन 40 क्या बात करता है कि पावर टू मेक रूल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो स्टेट के केस में स्टेट बनाएगी, सेंटर के केस में सेंटर बनाएगी। कौन से, सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड रूल। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन 41 सेफ्टी मेजर्स के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट किससे करेगी, एडवाइजरी एक्सपर्ट कमेटी से। एक्सपर्ट कमेटी से सजेशन लेगी और फिर उसी तरीके से रूल को फ्रेम कर देगी। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि कैंटीन कौन बनाएगा और कब बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड है क्रैच फैसिलिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कितने कितने मेंबर्स पे अपॉइंट होंगे। और फैक्ट्री एक्ट वाला भी बताओ पॉइंट, फैक्ट्री एक्ट में जो सेफ्टी ऑफिसर है वो कितने वर्कर्स पे अपॉइंट होगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 42 की। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, 42 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, एक डायरेक्टर जनरल, एक चीफ इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा। इसमें जो डायरेक्टर जनरल है उसको अपॉइंट कौन करेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से अपॉइंट करेगी ए गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसका काम क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी स्टैंडर्ड ऑफ इंस्पेक्शन क्या क्या होंगे, ठीक है, क्या पावर रहेगी इंस्पेक्टर की थ्रू आउट इंडिया, उन सबको देखेगा हमारा डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चीफ इंस्पेक्टर। तो चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जितने भी सारे स्टेट के जो इंस्पेक्टर होंगे ना उनसे रिलेटेड मुद्दा चीफ इंस्पेक्टर देख लेगा। तो सबसे ऊंची पोस्ट हो जाएगी डायरेक्टर जनरल, उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है नंबर ऑफ ऑफिसर एज इज थिंक फिट टू बी द इंस्पेक्टर। अब क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब इंस्पेक्टर की पावर क्या होगी, इंस्पेक्टर की पावर क्या होगी कि जो एम्प्लॉयर सही से रजिस्टर मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेफ्टी है या नहीं है वर्कर्स की, वर्कर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कौन देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे सब चीज़ों का, प्रिवेंटिव एंड सुपरवाइजरी दोनों। ठीक है, कि वो कोई दुर्घटना होने भी ना दे और सुपरवाइज करता रहे, हो रही है तो उसे प्रिवेंट कर ले। अब कॉन्ट्रैक्टर भाग जाए तो उस केस में क्या है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स का ध्यान रखे। फिर आता है सेक्शन 45 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कॉम्पनसेशन। तो पेमेंट ऑफ वेजेस कौन देगा, एम्प्लॉयर। फिर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, ये वही बात होगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फेल हो जाए पे करने में कॉम्पनसेशन, तो वो कॉम्पनसेशन किसको पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को।
एक जो हमारे ना सेक्शन 46, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क। अब क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर कोई काम स्टार्ट करता है कोई साइट पे, ठीक है, तो उसका नोटिस उन्हें इंस्पेक्टर को देना पड़ता है एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है ना, जहाँ भी एम्प्लॉयर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है, तो उसके लिए इंस्पेक्टर को 30 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मैं इस जगह पे काम करना चाहता हूँ। तो लोकेशन का नाम बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसा नेचर ऑफ वर्क रहेगा, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती है इंस्पेक्टर को, ठीक है। फिर दूसरा होता है चेंज, कि आप उस लोकेशन पे कुछ काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर कुछ काम कर रहा है और वहाँ कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, या कुछ चेंज कर दिए हैं उसने अपने पहले जो नोटिस दिया था और अभी जो नोटिस में चेंज कर दिए उसने कुछ, तो चेंज करा है तो वो चेंजेस इंस्पेक्टर को विद इन 2 डेज में बताने हैं, ठीक है। विद इन 30 डेज में तो हमें नोटिस देना है, नोटिस में सब डिटेल देना है कि हम एक साइट बना रहे हैं, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो हम नोटिस दे देंगे इंस्पेक्टर को, ठीक है। फिर हमने ये नोटिस तो दे दिया, इसके बाद हमने देखा अरे यार कुछ तो और चेंजेस करना पड़ गया मुझे, ठीक है, कुछ और चेंजेस करना पड़ गया, तो विद इन 2 डेज में मुझे फिर से इंस्पेक्टर को बता देना है कि मैं ये चेंजेस भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज़ की, कि अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं या इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस केस में कुछ पेनल्टीज दी हुई है इस एक्ट में, वो हम देखते हैं 47 सेक्शन से लेके 49 तक। अब हम बात करते हैं सेक्शन 47 की। इसमें क्या है, पेनल्टी किस केस में मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहा है, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है या सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स जो मिलने चाहिए वर्कर्स को वो नहीं दिए गए हैं, तो अगर सेफ्टी वाले मेजर्स की वोलेशन हो रही है ना, तो सेक्शन 40 क्या पेनल्टी देगा, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो वो 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दे देगा, 3 मंथ की जेल हो जाएगी या 2000 तक का फाइन लग जाएगा या दोनों चीज़ें लग जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी वो कंटिन्यू रखता है, इस चीज़ के बाद भी कंटिन्यू रखता है, फाइन फूइन रखने लगने के बाद भी कंटिन्यू रखता है, तो उसे एडिशनल फाइन देना पड़ेगा 100 रुपीज़ पर डे, ठीक है, कि ये वाला ऑफेंस उसने करा उसके बाद उसने फाइन भर दिया अपना, ठीक है, स्टिल ही इज़ डूइंग, स्टिल वो वही काम कर रहा है, तो उसे पर दिन का, जिस दिन वो पकड़ा जाएगा, कि मान लो उसने लगातार 100 दिन तक ये फिर से काम करा, तो उसे 100 × 100 इतने रुपए देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल 100 रुपीज़ पर डे फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिपीटेड ऑफेंस में क्या होगा, रिपीटेड ऑफेंस में 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, फाइन कितना लगेगा, 500 से लेके 2000 तक लग सकता है, और दोनों भी लग सकता है, ठीक है, कि इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए और फाइन भी लग जाए, ठीक है। अब एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस भी है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, 500 से कम फाइन भी लगा सकती है, कौन से केस में, इफ़ जस्टिफाइड एंड रीज़न रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो उस केस में उसका फ़ाइन 500 रुपये भी हो सकता है, ठीक है, 500 से कम। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 48, पेनल्टी फॉर फेलियर टू गिव नोटिस टू कमेंसमेंट ऑफ वर्क। अब आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक एम्प्लॉयर हो, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम स्टार्ट करने वाले हो, पर आपने इंस्पेक्टर को नोटिस नहीं दिया है कि मैं यहाँ काम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस केस में फ़ाइन कितना रहेगा, तो उस केस में 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फ़ाइन 2000 तक का लग सकता है या दोनों एक साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 49, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके की, मतलब आप इंस्पेक्टर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें जो दिखाने के लिए मांग रहा है वो चीज़ें नहीं दिखा रहे हो आप, ठीक है, तो उस केस में आपको 3 महीने की जेल, 1000 रुपये का फाइन भी हो सकता है या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी का फिर दूसरा सबसेक्शन 2 है, उसमें क्या बात करते हैं कि मान लो इंस्पेक्टर आपको कहे कि भैया रजिस्टर दिखाओ, तुम अपने वर्कर्स का रजिस्टर मेंटेन करके चल रहे हो या नहीं चल रहे हो वो दिखाओ, और एम्प्लॉयर बोल दे नहीं दिखाऊंगा, तो उस केस में उसे 3 महीने की जेल हो सकती है, 1000 तक का फाइन लग सकता है या दोनों एक साथ लग सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारा 2023 में APFC में क्वेश्चन आया था कि एक्सपर्ट कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट करी है, कौन से एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो आज हमने पढ़ा था द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, तो एक एक चीज़ें अच्छे से ध्यान से करनी है, ठीक है। हम देखेंगे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, ठीक है। इसका फर्स्ट MCQ क्या बात करता है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर,
कौन से साल में ये एक्ट आया था? तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, 1996 में। आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 एक्सटेंड टू, कहाँ तक लागू होता है ये? ओनली यूनियन टेरिटरी पे, ओनली अर्बन एरियाज पे, पूरे इंडिया पे, या फिर ओनली रूरल एरियाज में? तो कंस्ट्रक्शन वर्कर और वाला ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, अब पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए आया था? नहीं। रेगुलेट करने के लिए आया था? वर्किंग आवर ऑफ फैक्ट्री एक्ट। अब बताओ, वर्किंग आवर ऑफ फैक्ट्री एक्ट के लिए, रेगुलेशन के लिए तो हमारा एक फैक्ट्री एक्ट है ना। अब मुझे बताओ ये फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी नहीं आया था, ये भी रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट हमारी है, रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड प्रोवाइड देयर वेलफेयर। तो सही बात है, ये किसकी रेगुलेट करने के लिए आया था? एम्प्लॉयमेंट, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। ठीक है, कि उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका हो गया राइट। फिर आता है हमारा फोर्थ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर कौन सी कहलाई जाएगी? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर जगह सेम है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अगर सेंटर का कोई काम है तो सेंटर वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। स्टेट का कोई काम है तो जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ओनली स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसका काम होगा वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। अंडर दिस एक्ट एवरी एम्प्लॉयर शैल गेट द एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर विद इन, कितने दिन में एम्प्लॉयर को रजिस्टर करा लेनी है अपनी इस्टेब्लिशमेंट को? 15 डेज ऑफ कमेंसमेंट नहीं, 45 डेज ऑफ कमेंसमेंट नहीं। आंसर रहेगा हमारा सी, 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट। 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट के अंदर रजिस्टर करा लो अपना। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट द टर्म बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है उनमें उसकी डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आएगा? तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में क्या क्या आएगा? जो भी आपके यहाँ मतलब पाइपलाइन वगैरह बिछ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर बिछ रही है, ठीक है, जो हमारा फ्लड वगैरह के अंदर वर्कर्स जो होते हैं यूज़ में लिए जाते हैं, वो वर्कर भी इसमें काउंट होंगे। ठीक है, कोई रोड बन रही है, कोई हाईवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, कैनाल्स बन रही है, वो सब इसमें आएंगे। इसने पूछा कौन सा नहीं आएगा, तो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस आएगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन आएगा। ठीक है, वर्क रिलेटेड टू फैक्ट्रीज रजिस्टर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। अब देखो इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल बात ये है कि अब ये देखो कि जो फैक्ट्री अंडर के अंदर रजिस्टर हो गया वो इसके एक्ट के अंदर क्यों आएगा? ठीक है, तो जो भी काम माइंस एक्ट के अंदर आ जाता है या फैक्ट्री एक्ट के अंदर आ जाता है वो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग वर्क नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पावर प्लांट कहीं भी। बाकी देखो कहीं भी जो भी वर्क हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग का, वो सब इसमें इंक्लूड होगा इस एक्ट में। पर जो ऑलरेडी हमने फैक्ट्री एक्ट में कवर कर लिया है या माइंस एक्ट में कवर कर लिया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर कनेक्टिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। देखो इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बॉडीज बनाई गई हैं इस एक्ट में। एक तो होती है हमारी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी जो कि स्टेट को एडवाइस करेगी। ठीक है, फिर एक आती है हमारी एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी का क्या काम होता है? एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, जिसको इस कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी ना वो इस एक्सपर्ट कमेटी को बना लेगा। ठीक है,
एक्सपर्ट कमेटी में क्या होता है, एक्सपर्ट लोग होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। एक्सपर्ट कमेटी को कोई भी बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बनाएगी, स्टेट एडवाइजरी कमेटी को। स्टेट गवर्नमेंट किसको बनाएगी, स्टेट एडवाइजरी कमेटी को, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब स्टेट वेलफेयर बोर्ड कौन बनाएगी, स्टेट बनाएगी। अब नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, उसका एडवाइस देने का काम नहीं है, ठीक है। एडवाइजरी काम किसका है, इसका। अब ये जो भी काम एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर आता है हमारा 8th क्वेश्चन, अंडर द एक्ट ए बेनिफिशियरी मीन्स ए बिल्डिंग वर्कर। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी है ना, ठीक है, उसमें ना 7 जो अदर मेंबर्स मैं बता रही हूँ, वो 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से 13 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चलो इसको हटाओ। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अंडर द एक्ट ए बेनिफिशियरी मीन्स ए बिल्डिंग वर्कर। बेनिफिशियरी कौन होगा बिल्डिंग वर्कर्स एक्ट में? बेनिफिशियरी वही होगा जो खुद को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा लेगा। जो भी वर्कर इस एक्ट के अंदर अपने आप को एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर या बिल्डिंग वर्कर रजिस्टर करा लेगा, वही बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, हु हैज़ वर्कड एटलीस्ट 30 days इन ए ईयर, रॉन्ग। हु हैज़ बीन रजिस्टर अंडर सेक्शन 12, सही बात है। जो अपने आप को रजिस्टर करा लेगा सेक्शन 12 के अंदर, वो इसके एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा बेनिफिशियरी। ये स्टेटमेंट भी देख लो दो। सी क्या कहता है, हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड कॉन्टिन्यूसली फॉर ए ईयर, इसका कोई मतलब नहीं है। डी क्या कहता है, हुज नेम इज ऑन कॉन्ट्रैक्टर रोल, नहीं, उसे खुद को बेनिफिशियरी को, जो वर्कर काम करता है, उसे खुद को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मैं एक वर्कर हूँ और मैं अपने आप को रजिस्टर कराता हूँ। फिर रजिस्टर होने के बाद जो भी बेनिफिट इस एक्ट के अंदर मिलेंगे वो उसे दे दिए जाएंगे। तो आंसर हो गया हमारा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट वेलफेयर बोर्ड। अब जो स्टेट वेलफेयर बोर्ड का जो मेंबर होता है अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो उसकी टर्म पूछी कितने साल की होती है, तो वो होती है हमारी 3 साल की। कितने साल की, 3 साल की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। इस एक्ट के अंदर जो एक्सपर्ट कमेटी आती है उसका क्या काम है? फर्स्ट कहता है हमारा टू रिकमेंड बिल्डिंग प्लान्स, अच्छा। सेकंड कहता है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ओके। थर्ड कहता है हमारा टू सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट कहता है हमारा लास्ट टू कलेक्ट सेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। अब देखो, एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट क्या करते हैं, एक्सपर्ट हमें एडवाइस देते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट क्या करते हैं, पूरी सिचुएशन को देखते हैं और हमें एडवाइस देते हैं। तो इस पर आप देखो सेकंड स्टेटमेंट, टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, यही इसका आंसर है बी। थोड़ा लॉजिक लगाया करो, दिमाग से सोचा करो कि क्या बात चल रही है, किससे रिलेटेड बात चल रही है, एक्सपर्ट है तो क्या करेगा। अब रिकमेंड भी कर सकता है, ठीक है, बिल्डिंग प्लान्स को रिकमेंड भी कर सकता है, पर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इन दोनों में, तो ये एडवाइस देगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिशमेंट टू फॉल अंडर दिस एक्ट। कोई भी कब रजिस्टर करा पाएगा अपने आप को, कितने वर्कर उसके यहाँ काम करते होने चाहिए, तो वो हमारे होते हैं 10 वर्कर्स। 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स कहाँ काम कर रहे हैं एक साल में, 12 महीने में, तो वो रजिस्टर हो जाएंगे इस एक्ट के अंदर। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। द मिनिमम, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, द मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए बिल्डिंग वर्कर अंडर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग वर्कर के रजिस्टर करने के लिए, 18 साल, ठीक है। और कब तक रजिस्टर रहेगा वो, 60 साल तक उसको बेनिफिट मिलते रहेंगे, ठीक है। मिनिमम 18 है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर रूल बनाने की पावर किसके पास है, तो रूल बनाने की पावर हमारी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, समझ गए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो जिस फील्ड में है उसी की पावर है।
जैसे सेंटर के केस में सेंटर के पास पावर है, स्टेट के केस में स्टेट के पास पावर है, तो दोनों के पास पावर है। आंसर आ जाएगा इसका सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच अथॉरिटी ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एन एस्टेब्लिशमेंट। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देगा, तो वो देगा हमारा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन 15। द एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट इंक्लूड। एम्प्लॉयर क्या होता है, जो काम देता है। तो इस एक्ट में के अंदर एम्प्लॉयर कौन होगा, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, ओनर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है। जो एम्प्लॉयर को हायर करेगा, जो एम्प्लॉय को, जो वर्कर्स को हायर करेगा, वो एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। तो अगर ओनर कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो दोनों क्या कहलाए जाएंगे, एम्प्लॉयर।